नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर क्या होती है। मतलब कि आज रिलक्टेंस मोटर का अध्ययन करेंगे कि ये रिलक्टेंस मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है और टार्क कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार की मोटर होती है, कहाँ इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस रिलक्टेंस मोटर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं अब रिलक्टेंस मोटर के बारे में। रिलक्टेंस मोटर, अब देखो आपको तो रिलक्टेंस किसे कहते हैं। आपने यदि मेरे चुंबकत्व का चैप्टर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि रिलक्टेंस क्या होता है। वैसे रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, रिएक्टेंस सब एक प्रकार के मिलते जुलते शब्द हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रिलक्टेंस होता क्या है। जैसे मैं आपको बताऊँ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में, आई के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसकी ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब आता है रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस क्या होता है? ये भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है कि धारा को रोकता है, धारा को रोकने जाने देता है, ये ऐसे। तो ये दो प्रकार के एक्सल और अक्षीय आपने देखा होगा। यदि मेरे आपने एसी फंडामेंटल का चैप्टर देखा होगा तो पूरी जानकारी प्राप्त की। तो आप लोगों ने चुंबकत्व के चैप्टर में ये देखा होगा कि रिलक्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, रिलक्टेंस क्या होता है। रिलक्टेंस का मतलब कि इसको एस से दर्शा सकते हैं, एस से, या REL बोल सकते हैं। तीनों के नियम एक ही होते हैं, REL कह सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को, या चुंबकत्व के इस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को रोकने के लिए जो गुण अवरोध उत्पन्न होता है उसे रिलक्टेंस कहते हैं। जैसे इसने धारा के मार्ग को रोका, ठीक है नहीं, किसने रोका? धारा के मार्ग को रोका। इसमें आई के मार्ग को रोका, ये भी आई को रोकता है। तो ये किसको रोकता है? फ्लक्स को रोकता है, फ्लक्स को जाने से रोकता है। चुंबकीय क्षेत्र में कि चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अब देखो, इसने धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया तो इसने क्या कहा? V/I। ठीक है, ये हुआ। और इसने धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, V/X होता है। होता कि नहीं होता है? तो ये V का मतलब E/I होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ये MMF, ठीक है ना, MMF अपॉन ये होता है फाई। अब देखो MMF ये भी एक बल था, ये भी एक बल है, ये भी मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ये भी एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स है MMF। तो EMF लगाएंगे, धारा चलेगी, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। फिर EMF लगाएंगे धारा के मार्ग में, या तो एक्सल होगा, वो तो होगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होगा कैपेसिटर। ये किसी कॉइल के द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, और ये किसी कैपेसिटर के द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो ये होता है किसी चुंबक द्वारा, किसी चुंबक के गुण के द्वारा इस चुंबक के फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। तीनों के नियम एक ही, ठीक है ना। आप रेजिस्टेंस के नियम पढ़ोगे, सेम टू सेम रेजिस्टेंस के नियम ही यहाँ लागू होते हैं। अब MMF की इकाई क्या थी? एम्पियर टर्न थी, ठीक है ना। MMF की इकाई एम्पियर टर्न थी। तो फिर इसकी फ्लक्स की क्या भाई, जो इकाई वो क्या है? वेबर है, ठीक है ना, वेबर है। तो इसकी इकाई क्या होगी? रिलक्टेंस की इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। जैसे ये चुंबक है, ये एन पोल है। अब एन पोल से चुंबकीय बल रेखा निकलेंगे। अब यहाँ तक माना कि चुंबकीय बल रेखाएं आ गई, तो ये इतनी दूर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे चुंबक का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक है, चुंबक की जो शक्ति है वो सबसे अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रिलक्टेंस का मान कम है, क्योंकि चुंबक के क्षेत्र के मार्ग में अवरोध कम उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ देखो कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, जो शक्ति है वो बहुत कम है, चुंबक की शक्ति। ये क्या होगा? रिलक्टेंस का मान अधिक हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पे रिलक्टेंस आ गया, यहाँ पे रिलक्टेंस आ गया, यहाँ पे आके यहाँ कम कर दिया। यहाँ है ही नहीं चुंबक की शक्ति। इसका मतलब क्या होगा? कि रिलक्टेंस का मान बहुत अधिक है। तो आज इस पूरे सिस्टम के बारे में देखेंगे कि रिलक्टेंस मोटर कैसे कार्य करती है और क्या इसका सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत के बदले में ये टार्क उत्पन्न करती है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या होगा, इससे पहले ये लिख सकते हैं कि ये मोटर कौन सी? रिलक्टेंस मोटर को हिंदी में प्रतिष्ठंभ मोटर कहते हैं। रिलक्टेंस को हिंदी में प्रतिष्ठंभ कहते हैं। ये होगी आपकी प्रतिष्ठंभ मोटर। अब प्रतिष्ठंभ आपको मैंने बता दिया रिलक्टेंस क्या होता है। इसको कह सकते हैं ये मोटर एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। ऐसे मान लो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। और सिंक्रोनस मोटर आप लोगों ने पढ़ ली। सिंक्रोनस मोटर की विशेषता क्या होती है कि सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस गतिवृत्त तुल्यकालिक गति पर घूमता है।
क्या करेगा, इसका रोटर है वो तुल्यकालिक गति पर घूमेगा। अब ये बताऊंगा कि इसमें टार्क कैसे उत्पन्न होगा। ऐसे मान लो कि इस मोटर में टार्क होगा, कि उसमें रिलेक्टेंस मोटर में टार्क जो होगा, घुमावबल होगा, वो किसके कारण होगा, इसका मतलब कह सकते हैं वो रिलेक्टेंस की अवधारणा के कारण होगा। किसके कारण होगा, रिलेक्टेंस की अवधारणा के कारण होगा, याद रखना। इसमें टार्क देखो, इंडक्शन मोटर में टार्क इंडक्शन के कारण होता है, डीसी मोटर में टार्क विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, रिलेक्टेंस की अवधारणा के कारण टार्क उत्पन्न होगा, अवधारणा से होगा। अब कैसे, देखो इसका मतलब कह सकते हैं ये मोटर रिलेक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या करेगी, रिलेक्टेंस के सिद्धांत पर, मतलब प्रतिष्ठम्भ के सिद्धांत पर कार्य करेगी। आपसे पूछा जाएगा रिलेक्टेंस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, रिलेक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब कैसे उसको देखेंगे, रिस्टेटर कैसा होता है, रोटर कैसा होता है, इसमें दिखाता हूँ। देखो आपको स्टेटर की बात करें, देखो इसमें मेन पार्ट्स देखा जाए कि इसके मुख्य भाग, इसकी वर्किंग देखे जाए, मेन पार्ट्स याद रखना है आपसे। अपने इलेक्ट्रिशियन के जो सिलेबस है उसमें रिलेक्टेंस के मोटर के बारे में डीपली अध्ययन नहीं पूछा गया है। यहाँ सिर्फ 2-4 प्रकार के नाम पूछ सकते हैं, और इसमें जो आपको कंडीशन बताऊंगा कि ये रिलेक्टेंस किस प्रकार की मोटर होती है, कहाँ इसका उपयोग करते हैं रिलेक्टेंस मोटर का, और क्या इसके अंदर होता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे इसके अंदर। छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन मैंने कभी देखा है कि सिंगल फेस मतलब कि निम्न में से सिंक्रोनस मोटर कौन सी होती है, निम्न में से कौन सी मोटर निर्धारित गति पर चलती है, वहाँ आपको सिंक्रोनस मोटर का नाम नहीं मिलेगा, वहाँ आपको रिलेक्टेंस मोटर का नाम मिलेगा। और इसके प्रकार पूछे जाएंगे, इसके उपयोग पूछे जाएंगे आपसे। तो मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ, ज़्यादा डीपली इसका अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिशियन सिलेबस में इतना है ही नहीं जितना कि आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। फिर भी अपने 1-2 टॉपिक यदि प्रश्न कभी आए हैं तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले स्टेटर की बात करें। स्टेटर, क्योंकि स्टेटर रोटर तो पक्के होंगे, स्टेटर की बात करें। देखा स्टेटर देखो ये कैसा होता है, आपको ये पता है कि स्टेटर एक प्रकार का स्थिर भाग होता है मोटर का। आपको दिखाता हूँ स्टेटर कैसा होता है। देखो ये आपका स्टेटर ऐसे मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेटर में सेलिएंट पोल टाइप का स्टेटर होता है। कैसा होगा, सेलिएंट पोल टाइप का। कैसा होगा, सेलिएंट पोल टाइप का होगा। आपका सेलिएंट पोल टाइप का कैसा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का होता है, यहाँ पे मैं 4 पोल का हो सकता है, ऐसे होगा, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ऐसा होगा। पोल होंगे अलग अलग पोल होंगे, सब पे सिंगल फेस की वाइंडिंग होगी। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसा, देखो ये ऐसे होगा, और ये आपका ये होगा, और एक पोल ये। मान लीजिए ये मैंने आपको पोल्स दिखाए, 4 पोल भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इनके ऊपर कैसी होगी, वाइंडिंग होगी इनके ऊपर, ये इनके ऊपर वाइंडिंग होगी, इंडिविजुअली वाइंडिंग होगी यहाँ पे। मतलब उभरे भाग के पोल होंगे, सेलिएंट पोल का मतलब उभरे भाग के पोल होंगे यहाँ पे। ये इनके ऊपर सिंगल वाइंडिंग कर दी, सिंगल फेस की वाइंडिंग कर दी यहाँ पे। ये कई प्रकार के होते हैं ये मोटरें, सब प्रकार, मतलब लगभग आपका इसका सिद्धांत ये बताता हूँ आपको। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रकार के होते हैं, ये कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे, तो फिर ये हो गया, इन वाइंडिंग को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये श्रेणी क्रम में जोड़ दी, तो आपको पता है कि इसमें ये क्या बनेगा, एन पोल बनेगा। ये एस, ये एन, ये एस, ये एन, ये एस, ये ऐसे पोल बनेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, इसमें जो रोटर लेंगे, ये रोटर ये किस प्रकार का होगा, सेलिएंट प्रकार का होगा। आपको लिखा दिया, यहाँ कुछ उभरे हुए भाग के पोल होंगे, इनमें वाइंडिंग की जाएगी। अब वाइंडिंग में देखो क्या होता है, इसमें एसी तो एसी से प्रचालित करेंगे, लेकिन किसी डिवाइस के सहायता से एसी से प्रचालित करेंगे। एसी मोटर है एक प्रकार की है, लेकिन किसी रिले या किसी डिवाइस की सहायता से, मैं आपको बताता हूँ, तो किसी ड्राइव की सहायता से इसको डीसी प्लस दिया जाता है। क्या देंगे, डीसी प्लस दिया जाता है इसके अंदर। डीसी प्लस से इन पोलों को एक्साइट किया जाता है। ये एन बनेगा, फिर एस बनेगा, फिर ये एन बन जाएगा, ये एस बन जाएगा, फिर ये एन बन जाएगा, फिर एस में। इस प्रकार से इसमें चुंबकीय फ्लक्स कुछ रोटेट करने वाला करवाया जाता है इसके अंदर। और कुछ मोटे होते हैं रिलेक्टेंस के, जिसमें 2-2 वाइंडिंग किए जाते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है, 75% घूमने के बाद ये घूम जाता है। लेकिन इसका सिद्धांत देखेंगे अपन यहाँ। इस मोटर में जो वाइंडिंग होती है वो डीसी मोटर की भांति वाइंडिंग होती है। डीसी मोटर की भांति वाइंडिंग होती है सेलिएंट पोल पे। कैसी होगी, डीसी मोटर की भांति होगी, और किसी डिवाइस के साथ ऐसे डीसी प्लस दिया जाएगा इसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ रोटर कैसा होता है इसका। रोटर की बात करते हैं। रोटर में कुछ दांते से कटे होंगे, मतलब कि टिथ टाइप का रोटर होगा, दांत टाइप का रोटर है। कैसे होगा दिखाओ, आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर रोटर रखेंगे, गोल रोटर रखेंगे। अब रोटर पे किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं होती है, एक याद रखना। फिर भी कहते हैं यदि इसमें कुछ जो 2 वाइंडिंग लगाएंगे,
याद रखना, जिसमें जिस मोटर में दो वाइंडिंग, एक सहायक वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से मतलब कि 75% घूमने के बाद यदि उसको सहायक वाइंडिंग को हटा दिया जाता है तो फिर इस जो रोटर की बात करेंगे वो रोटर कैसा होगा, फिर रिलक्टेंस मोटर बन जाएगी। उसमें क्या है कि केज वाइंडिंग स्थापित करते हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे सिद्धांत कि दो वाइंडिंग की हो, एक वाइंडिंग की हो, बस अपना मकसद है चुंबकीय फ्लक्स को घुमाना, चुंबकीय फ्लक्स को रोटेट करवाना। ये होगी आपकी NS। ये कैसे होगी, NS, सिंक्रोनस स्पीड होगी। अब आपको रोटर दिखाऊंगा, रोटर कैसा होता है। रोटर भी कुछ उभरा हुआ होता है। अब किस प्रकार का होगा मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, देखिए इसके बारे में। ये इसको मिटा देता हूँ और फिर आपको मैं दोनों को कंबाइन करके दिखाऊंगा कैसे करिए ये रोटर। अब एक रोटर कैसा होता है, रोटर सबसे पहले बता देता हूँ, ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का होता है। किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का। याद रखना, पूछा जाएगा किस पदार्थ से बना होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना होता है। लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये चुंबक है और ये एस है, ये एन पोल है। यहाँ जो लोहे का पदार्थ रखेंगे, कोशिश सुनना, यहाँ जो लोहे का पदार्थ रखेंगे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, तो ये चुंबक बनेगा। लेकिन चुंबक कैसे बनेंगे, इसमें पोल अस्थायी प्रकार के अस्थायी चुंबकीय पोल बनेंगे। कैसे बनेंगे, अस्थायी चुंबकीय पोल बनेंगे। यहाँ पे अस्थायी चुंबकीय पोल प्रकार का फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना हुआ और ये रोटर होता है। अस्थायी चुंबक पोल बनेंगे इसके अंदर। अब कैसा होता है, ये सिलिकॉन स्टील से बना होता है। याद रखना, सिलिकॉन स्टील से बना होता है। एक सबसे बड़ी बात ये आती है इसकी, सिलिकॉन स्टील से बनेगा तो कैसा होगा, लेमिनेटेड होगा। सिलिकॉन स्टील से बनेगा तो कैसा होगा, लेमिनेटेड होगा। तो इसका रोटर कैसा होता है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है, लिमिटेड होता है, अस्थायी चुंबकीय पोल बनेंगे और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना होता है। अब ये रिलेक्टेंस कैसा होगा, देखो आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका मैं रोटर, ये आपका रोटर दिखाता हूँ। जैसे ये रोटर आपका गोल है, इसके अंदर रखेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे देखो इसमें कुछ उभरे बात के दांते होंगे इसमें कटे हुए, कि ये ऐसे होंगे दांते से कटे। इस प्रकार से बना होता है, ऐसे कटे होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, ऐसा तो होगा, जिसको कहते हैं टिथ प्रकार का होता है। ये क्या है, टिथ है। तो रोटर कैसा होता है, रोटर टिथ प्रकार का रोटर होता है। एक चीज याद रखना। फिर ये कैसे होंगे, देखो मैंने आपको किस पदार्थ से बना होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें जो पोल बनेंगे, क्योंकि ये रिलेक्टेंस के कारण पोल बनेंगे, इसमें जो पोल बनेंगे उन पोलों की संख्या, स्टेटर से पोलों की संख्या को किस प्रकार रखा जाता है, वो आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि रिलेक्टेंस मोटर में रोटरी पोल और स्टेटर पोल में अंतर होता है, कितना होता है, या किस प्रकार इसको स्थापित किया जाता है। इसमें देखो, इसमें जो पोल होंगे, पोल वो रोटर के पोल स्टेटर पोल से कम होते हैं, स्टेटर पोल से कम होते हैं। एक याद रखना कि रोटर के पोल स्टेटर पोल से हमेशा ही कम रखे जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो टिथ हैं, ये क्या करते हैं, ये टिथ ये टार्क प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब टार्क को एक स्मूथ रूप से चलाते हैं, टार्क को एक स्मूथ रूप बनाए रखते हैं। मतलब टार्क में जो रिपल होते हैं उनको दूर करते हैं। ये टिथ क्या करेंगे, ये जो टिथ है ये टार्क की रिपल को दूर करेंगे, टार्क रिपल को दूर करते हैं। अब रिपल देखो क्या होती है, जैसे टार्क मोटर पे मैंने आप लोगों ने मोटर को एक्साइट किया, संयोजित किया, और संयोजित करने के बाद में टार्क कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, क्यों, रिलेक्टेंस के कारण। तो ये जो टिथ बनाए ना, ये क्या करेंगे, उस टार्क को कम ज़्यादा होने से रोक लेंगे। अभी कैसे काम करेगी आपको बताऊंगा, वर्किंग कैसे काम करती है। ये क्या है कि रिपल को दूर, टार्क को एक स्मूथ चलाएगी और ये मोटर सिंक्रोनस गति पर घूमती रहेगी। तो टिथ का काम ये है कि टार्क रिपल को दूर करना इन टिथ का काम होता है। और ये फेरोमैग्नेटिक से क्यों बनाया, क्योंकि इसके ऊपर इसको चुंबक बनाना है। इसको क्या करेंगे, चुंबक बनाएंगे, अस्थायी चुंबक बनाएंगे कि पोल आगे से आगे बदलते जाएंगे।
सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया कि उसमें फैराडे के नियम अनुसार जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसके कारण ये मोटर गर्म हो जाएगी, लो हानियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। और लेमिनेटेड का इसलिए बनाया कि हिस्टैरिसीस हानि का मान मतलब कि भंवर द्वारा हानि का मान कम हो जाता है, इसलिए लो हानि के मान को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील के लिमिटेड पत्तियों से बनाया। और अस्थायी चुंबकीय पोल मतलब कि ये पोल परमानेंट नहीं रहे, आगे से आगे बदलते जाएं। और मैग्नेटिक पदार्थ से इसलिए बनाया क्योंकि इसको सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ चुंबक के द्वारा उत्तेजित किया जाता है, चुंबक से ही मतलब कि स्टेटर पोल से इसको चुंबक बनाया जाता है। आप लोग ये कहोगे सर इसके पोल स्टेटर पोल से बराबर हो जाए तो क्या होगा। अब सोचना मेरी बात को, स्टेटर पोल रोटर पोल के बराबर हो जाए ये तो क्या होगा, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखो कि टॉर्क का मान 0 कैसे होगा। मान लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ स्टेटर रखा, स्टेटर का एन पोल, ये स्टेटर का एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, मतलब कि बराबर बराबर रख दिए। इसके बदले में ये क्या बनेगा, ये एन बनेगा, ये एस बनेगा, ये एस है तो ये एन बनेगा। तो फिर क्या होगा, सारे पोल बराबर होंगे ना, सारे पोल बराबर होते ही ये मोटर इसके साथ इंटरलॉकिंग आकर्षित करेगी और ये एन पोल इसको आकर्षित कर लेगा, तो ये क्या होगी, एक अट्रैक्शन पैदा कर लेगी। इनमें से क्या होगी, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। लॉकिंग होते से क्या होगा, ये मोटर चल नहीं पाएगी और टॉर्क का मान 0 हो जाएगा। इसलिए पूछा जाएगा कि यदि स्टेटर पोल रोटर पोल के बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा, टॉर्क का मान 0 होगा। स्टेटर पोल रोटर के पोल को आकर्षित करेंगे और मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी और मोटर को चलने नहीं देगी। इसलिए इनको कुछ कम किया जाता है कि आपस में इनकी मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो और ये रोटर एक दिशा में घूमता जाए। अब क्या होगा, ये पोल बदलेगा, देखो ये पोल बदलेगा, इस पोल को बदलेगा तो यहाँ पोल होंगे, फिर ये मतलब कि ये कुछ आगे सरकेंगे, मतलब कि इसके बराबर तो है नहीं, आगे की सरकेंगे, ये फिर ये एस बनेगा, एस पोल ये एन बनेगा, फिर इसको तो फिर क्या एक बदले में ये बदल जाएंगे, ये तुरंत बदलेंगे, ये एस बनेगा और ये एन बनेगा। तो इसको ये थोड़ा सा आगे तो था, इसको कैच करेगा, ये इसको कैच करेगा, ये इसको कैच करेगा, मतलब ये पोल तो बदलते जाएंगे आपको, ये स्टेटर के पोल तो बदलते जाएंगे, एन से एस, एन से एस, मतलब आगे से आगे बदलते जाएंगे और ये आगे से आगे इसकी आकर्षण बल होता जाएगा और ये मैग्नेटिक लॉकिंग मतलब कि अट्रैक्शन का कारण घूमते जाएंगे। तो ये जितनी स्पीड से घूमेंगे ये भी उतनी स्पीड से घूमेगा, क्योंकि इसमें भी पोल बन रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई लोहे का टुकड़ा, ये लोहे का टुकड़ा सपोज करना, ये चुंबक है, ये एन एस, और इसके संपर्क में मैंने अगर कोई लोहे का टुकड़ा रखा, अब आपसे पूछा जाए ये लोहे का टुकड़ा आकर्षण करेगा कि नहीं करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा, इसलिए करेगा कि इसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे, इसमें चुंबक के ये लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा। कब तक, जब तक इसके प्रभाव में है तब तक ये चुंबक बन जाएगा और इसको आकर्षण करता रहेगा। ये एस, यहाँ एन, ये एस पोल बनेगा, इसको आकर्षण कर लेगा, ये एन पोल तो है ही, एन पोल एस पोल बनाएगा, वो आकर्षण करता रहेगा। लेकिन यहाँ से देखो मैं इसमें कुछ दूर रख देता हूँ, जैसे आप सोचोगे कि ये स्टेटर पोल था, ये रोटर पोल है, यहाँ रिलेक्टेंस का मान कम है कि नहीं है, रिलेक्टेंस का मान कम है तो ये पोल चुंबक बन जाएगा। फिर आगे आएगा, यहाँ रिलेक्टेंस का मान बढ़ा तो इसको ये कैच नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ से इसका मैग्नेटिक लॉकिंग टूटेगी यहाँ से, और फिर ये पोल इसके सामने जो इसको आकर्षण करेगा, यहाँ जो इसके संपर्क में आएगा तो इसका रिलेक्टेंस का मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी दूरी कम रहेगी उतना ही रिलेक्टेंस का मान कम से कम रहेगा और चुंबक बनती रहेगी। जितनी दूरी अधिक रहेगी वहाँ रिलेक्टेंस का मान अधिक रहेगा, इसको आकर्षण नहीं कर पाएगा। तो ये क्षेत्र इसके मतलब इसके संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ तुर गहराई से है और ये इस पोल के संपर्क में रहेगा तो ये चुंबक बनेगा, ये पोल चुंबक नहीं बनेगा। तो बीच में एक गैप दे दिया, एक दांते से काट दिए कि यहाँ से रिलेक्टेंस का मान अधिक हो और ये मोटर आगे घूम जाए, फिर यहाँ रिलेक्टेंस का मान कम हो, ये पोल बनेगा, फिर यहाँ रिलेक्टेंस का मान फिर कम अधिक मिलेगा और क्योंकि दूरी बढ़ गई तो इसमें रिलेक्टेंस का मान बढ़ गया। तो ये मोटर इसके पोलों के बराबर ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ये भी एन एस के बराबर घूमता रहेगा। इसलिए कहते हैं ये मोटर एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, ठीक है। तो ये पोल किसके कारण बने, इस रिलेक्टेंस के कारण। तो कहते हैं इस रोटर पे न तो कोई वाइंडिंग होती है, हाँ यदि जिस मोटर में आप समझ खोज देना, जिस मोटर में, कौन सी मोटर में, जिस मोटर में यहाँ 2 वाइंडिंग स्थापित होंगे, स्टेटर में सहायक वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होगी, तो यहाँ कुछ इसके अंदर के भाग पर क्या करेंगे, कैज वाइंडिंग कराएंगे। याद रखना, अंदर के भाग पर क्या करेंगे, कैज वाइंडिंग स्थापित कर देंगे, ठीक है। कैच वाइंडिंग स्थापित किया, जिसके कारण क्या होगा, शुरुआती अवस्था में मोटर कैसे चलेगी, इंडक्शन मोटर की भांति चलेगी, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स तो सहायक वाइंडिंग से घूमेगा। और फिर क्या करेंगे, 75% घूमने के बाद, सुनना मेरी बात, 75% घूमने के बाद सहायक वाइंडिंग स्टेटर से हट जाएगी, कैपेसिटर भी हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इसका चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से घूमता रहेगा और ये मोटर इससे संपर्क आती रहेगी, ये पोल इसके संपर्क में आते रहेंगे, फिर बाद में रिलेक्टेंस मोटर बन जाएगी। इसलिए कहते हैं यदि रोटर दांते प्रकार का हो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना हो, ठीक है ना, और ये सेलेल पोल टाइप का हो, उभरे भाग से डीसी मोटर की भांति वाइंडिंग हो, तो ये मोटर रिलेक्टेंस की मोटर की भांति कार्य करना शुरू कर देगी और इस रोटर पर कोई सप्लाई प्रदान नहीं की जाएगी, रोटर पे कोई वाइंडिंग कार्य नहीं करेगी।
समझ गए बात को। तो इस प्रकार की होती है रिलक्टेंस मोटर। तो बताओ इसमें टार्क किसके कारण उत्पन्न हुआ? इस रिलक्टेंस, क्योंकि दोनों की दूरी कम, इन दांतों की दूरी कम थी, यहाँ दांतों की दूरी कम थी, आगे से आगे ये पोल तो उत्तेजित रहेंगे, इसमें सप्लाई देंगे। तो क्या कह सकते हैं कि जब, इसमें कहेंगे गौर से सुनना, कि जब स्टेटर को, या अब सुनना मेरी बात, स्टेटर को सप्लाई, एक फेज सप्लाई से, मतलब कि जिस सहायता से इसको चुंबकीय फ्लक्स घुमाएंगे उस ड्राइव की सहायता से एक फेज सप्लाई से संयोजित किया जाता है, या फिर कह सकते हैं एक्साइट किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है, तो स्टेटर पोल से, स्टेटर पोल से रोटर के टिथ, क्या है, रोटर के टिथ में, कि दांते से काट रखे, ये जो पोल बनेंगे ये क्या होंगे, रोटर के टिथ आकर्षित होंगे। क्या होंगे? आकर्षित होंगे आकर्षित। तो फिर उससे क्या होगा, एक से आगे आकर्षित होते जाएंगे और ये इसमें टार्क उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या होगा? टार्क उत्पन्न होगा। और जब इनमें पोलों की संख्या इसके पोलों के बराबर कर दी जाए तो टार्क का मान 0 हो जाएगा। इसलिए रोटर के अलाइनमेंट से इसके मैग्नेट लॉकिंग, स्टेटर के अलाइनमेंट से इसके मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए, टार्क के रिपल को दूर करने के लिए इनमें टिथ प्रयोग किए जाते हैं। समझ गए बात को। और ये रिलक्टेंस के कारण, रिलक्टेंस का मान कम होगा, ये टिथ पोल बनेंगे इस पोल के संपर्क में आगे, और ये क्योंकि चुंबक के संपर्क में आगे लोहे का टुकड़ा भी चुंबक बन जाता है, उसी प्रकार ये पोल भी चुंबक बन जाएंगे सारे के सारे। और ये कैसे होंगे? ये एन बनेगा, ये एस बनेगा, आगे से आगे आकर्षित होते जाएंगे। ये इसको छोड़ेगा, अगले वाला, क्योंकि पोल बदल जाएंगे, माना कि ये एन है और ये एस है, ये यहाँ पे एन को आकर्षित करेगा, क्योंकि कम है, स्टेटर के पोलों की संख्या इसमें कम है, थोड़ा कुछ आगे घूम के इसको आकर्षित करेगा। फिर ये तुरंत क्या बनेगा, ये एन बन जाएगा और इसको एस को आकर्षित कर लेगा। फिर ये एन है, ये एस बन जाएगा, ये इसको आकर्षित कर लेगा। इस प्रकार ये एक से एक आगे से आगे और आकर्षित करते चले जाएंगे। ऐसे ये ऐसे एक से आगे आकर्षित होते जाएंगे और ये पोल बदलते चले जाएंगे। इस प्रकार ये मोटर रिलक्टेंस मोटर बन जाती है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की घूमने की दिशा में और घूमने के साथ साथ ये घूमने लग जाते हैं। अब देखो, ये तो थी आपकी रिलक्टेंस मोटर का जो कार्य प्रणाली, समझ गए, स्टेटर रोटर की। अब मैं आपको बताता हूँ रिलक्टेंस मोटर कितने प्रकार की होती है। बस प्रकार की बात नहीं करेंगे, आपको प्रकार बता देता हूँ और उनके उपयोग बता देता हूँ बस। तो प्रकार में क्या लिखेंगे? सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, यहां लिख लो प्रकार। सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर होते हैं। एक तो ये 4 प्रकार की मोटर होती है। प्रकार कितने होंगे? 4 प्रकार होंगे। एक होगी परिवर्तित रिलक्टेंस मोटर, एक होगी स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर, एक होती है परिवर्तित रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर या कभी कभी स्टेपिंग मोटर बोल सकते हैं, इसको स्टेपिंग मोटर भी कह सकते हैं। स्टेपिंग मोटर, ये मोटर होती हैं। ये तो इन मोटरों का प्रकार था। अब मैं बताता हूँ इस मोटर का उपयोग कहाँ करेंगे। इसकी यूज की बात करें, यूज एनालॉग इलेक्ट्रिक मोटर में, होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रोड मैकेनिज्म में, होता है।
और कभी कभार वॉशिंग मशीन जो डिज़ाइन करते हैं, वॉशिंग मशीन डिज़ाइन में भी करते हैं। वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं ना, कुछ स्पेशल प्रकार की वहाँ वॉशिंग मशीन डिज़ाइन में करते हैं। ये इन मोटर का प्रयोग रहेगा। और आपसे इसके बारे में जो पोलो की संख्या थी क्यों रखी जाती है, और इसमें रोटर कैसा होता है, किस तार से बना होता है, स्टेटर कैसा होता है, प्रयोग कहाँ होंगे, कितने प्रकार की होगी, और ये एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होगी। इसके बारे में कि एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ये रिलक्टेंस मोटर किस प्रकार की मोटर है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। निम्न में से सिंक्रोनस मोटर कौन सी है। अब आप तो लोग तो सिंक्रोनस मोटर पढ़ के जाते हो कि जो स्थिर स्पीड पर चलती है, तो यहाँ रिलक्टेंस मोटर को सिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जान सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी रिलक्टेंस मोटर। अगली वीडियो में देखेंगे कि स्टेपर मोटर क्या होती है, स्टेपर मोटर का अध्ययन करेंगे, और स्टेपर मोटर के साथ एक मोटर और पढ़ेंगे। लगभग हो सके तो 1 या 2 वीडियो और बनेंगे, तो कल हो सके तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट करवा देंगे इस अपने सिंगल फेज मोटर का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।